हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सोशल साइंस में सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास दो कंट्रीज हैं, एक यूरोप की कंट्री है बेल्जियम और दूसरी कंट्री है श्रीलंका। इनकी केस स्टडी करेंगे। इनकी केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हमें पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों करनी है, कैसे करनी है, उसका क्या कारण है, और अगर पावर शेयरिंग या फिर सत्ता की साझेदारी करनी है तो उसको करने के क्या क्या तरीके होते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। पहली बात हमें क्या देखनी है कि ये जो बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज का जो एग्जाम्पल इस चैप्टर में लिया गया है, ये दोनों की दोनों कंट्रीज क्या हैं, डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों की दोनों कंट्रीज क्या है, लोकतंत्र है। तो अगर हम सीधे चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन बेसिक हमें यही नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि ये डेमोक्रेसी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है हिंदी में लोकतंत्र। अगर मैं डेमोक्रेसी को देखूं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस का मतलब यहां पे हमारा किससे है, ये बोल देते हैं पीपल्स को, और क्रेसी का मतलब होता है हमारा रूल। हिंदी में इसको लोकतंत्र बोल देते हैं। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि लोक मतलब लोक, तंत्र मतलब शासन, यानी कि लोगों के शासन की यहां पे क्या हो रही है, बात हो रही है। इसको बोल देते हैं डेमोक्रेसी। अब ये दोनों एग्जाम्पल बेल्जियम और श्रीलंका के जो दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, हम ये दो एग्जाम्पल क्यों पढ़ें, क्योंकि हम जो भी चीज पढ़ने वाले हैं उसका कारण हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमें कारण क्लियर होगा तो हमें वो चीज अच्छे से समझ आएगी। हम इसलिए पढ़ने वाले हैं बिकॉज जो हमारे कंट्री है इंडिया, वो भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो वहां पे लोकतंत्र इंडिया में कैसे आया, इंडिया के लोकतंत्र में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, ये समझने के लिए पहले हम वो एग्जांपल्स देखते हैं कि जो इस चैप्टर का बेसिक हमें समझाएंगे और डेमोक्रेटिक वर्ड का बेसिक मीनिंग हमें समझाएंगे। ठीक है, अब डेमोक्रेसी बेसिकली अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि इसमें क्या वर्ड आया, पीपल और रूल, यानी कि लोगों के पास कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है पावर है। तो जब भी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, सारी बात किसकी आ रही है, पावर की। जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी। तो पावर की बात आ रही है, तो बेसिकली यहां पे जो पावर वर्ड हमारा यूज हुआ है वो बेसिकली पॉलिटिकल पावर के लिए यूज हुआ है, यानी कि राजनीतिक पावर की यहां पे बात हो रही है। क्योंकि सत्ता किसको बोल देते हैं, राजनीतिक। आपने बहुत बार सुना होगा कि सत्ता के लिए चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, उसके लिए तो हम पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब ये जो पावर है ये किन के पास है, डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो होती है पीपल्स के पास। किसके पास होती है, पीपल्स के पास। बट पीपल्स के पास किस चीज की पावर है, क्या उनके पास गवर्नमेंट को चलाने की पावर है, क्या आप और हम लोग मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन हमारे पास पावर है। हम भी क्या हैं, इस देश के आम नागरिक हैं। यहां पे पीपल्स की बात हो रही है, सिटीजन्स की बात हो रही है, सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, यानी कि उस कंट्री के जो भी क्या हैं, नागरिक हैं। ठीक है, तो उनके पास जो पीपल्स के पास पावर है वो किस चीज की पावर है, चूज करने की पावर है। अब ये चूज करना क्या होता है, किसी को चुनना। बट चुना कैसे जाएगा, चूज करना क्या होता है, किसी को चुनना। बट कैसे चुनना, थ्रू वोटिंग, यानी कि वोट डालकर। ठीक है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो सभी लोग वोट डालने जाते हैं, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, क्योंकि सबके पास क्या होता है, राइट टू वोट, सबके पास क्या है, वोट डालने का अधिकार है, इसलिए सभी लोग वोट डालने जाते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, आपको इंडिया के बारे में अगर मैं बताऊं, तो यहां पे हर 18 साल का जो सिटीजन है, यानी कि एडल्ट 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स एंड प्लस,
ये जितने भी लोग हैं इनके पास क्या है, वोट डालने का अधिकार है, सभी के पास। इसमें कोई ये बात नहीं हो रही कि कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या किसी की क्या क्वालिफिकेशन हो, या किसी का क्या फाइनेंशियल स्टेटस हो। सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, सबके पास, जो भी एडल्ट सिटीजन्स हैं सबके पास क्या है, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस चैप्टर को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो बाहर के एग्जाम्पल ले लेके, लेकिन जो इंडिया के फैक्ट्स हैं वो उन्हें भी हम साथ साथ कवर करेंगे। तो फर्दर जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनके लिए हमारा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, लोगों के पास पावर है। पावर किस चीज की पावर, चूज करने की पावर। किसको चूज करना है, अब बात आती है कि थ्रू वोटिंग चूज करना है, लेकिन चूज करना किसको है, चूज जो करना है वो किसको करना है, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव को हम हिंदी में बोल देते हैं प्रतिनिधि। क्या बोल देते हैं जी, प्रतिनिधि। अब आपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है। रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये भी तो लोग ही हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, फिर ये रिप्रेजेंटेटिव दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, यही रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जब यहां पे इलेक्शन होते हैं, आप अपने अपने एरिया से किसको चूज करते हो, एमएलए को चूज करते हो, एमपीज को चूज करते हो। ये एमएलए एमपी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या होते हैं, इसके बारे में क्योंकि हम फर्दर क्लासेस में, फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए यहां पे हम ज्यादा टाइम अभी नहीं देंगे। बेसिकली हमने क्या समझा कि डेमोक्रेसी लोगों की पावर है, लोगों के पास पावर है चूज करने के अपने रिप्रेजेंटेटिव को। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपको रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो आपकी बात को आगे गवर्नमेंट तक रखे। तो आप जिसको अपना नेता चुनते हो, किस लिए चुनते हो, ताकि जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, वो उनके सामने रख सको, वो आपकी इस चीज को समझे और आगे जाके गवर्नमेंट के सामने रखे और फिर उस चीज के ऊपर काम हो। यही उनका काम होता है। अगर वो ये काम कर पाते हैं सक्सेसफुली देन गुड है, अगर नहीं कर पाते तो 5 साल बाद जब फिर से इलेक्शन होंगे आप उनको बदल भी सकते हो। तो ये हमने देखा डेमोक्रेसी। अब हमने देखा कि जहां पे क्रेसी मतलब आता है, बेसिकली यहां पे जो मतलब आता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो बात हो रही है, बेसिकली किस चीज की बात हो रही है, इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये सरकार चलाने का एक तरीका है, या सरकार बनाने का, सरकार के काम करने का एक तरीका है, तो क्या सारे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज जहां पे गवर्नमेंट है, सरकार है, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, ठीक है। ये क्रेसी वर्ड जहां भी आपको आएगा वहां पक्का गवर्नमेंट की बात हो रही होती है। और कौन कौन से होते हैं वर्ड्स, जैसे मेरे पास ऑटोक्रेसी है वर्ड। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सेल्फ, और क्रेसी से आप पहले ही समझ चुके हो रूल, सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मतलब कि या तो एक पर्सन के पास पावर होगी या फिर एक ग्रुप के पास पावर होगी, तभी तो सेल्फ रूल चलेगा। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में हम देखें लोगों के पास पावर है, सभी लोगों के पास। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और रूल का मतलब होता है शासन करना। तो जब स्वयं शासन कर रहे हो, यानी कि एक पर्सन शासन करने की कोशिश कर रहा है या फिर एक ग्रुप शासन करने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप में कई बार मिलिट्री ग्रुप भी हो सकता है, किसी किसी कंट्री में मिलिट्री ग्रुप का शासन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान, कहने में वहां भी इलेक्शन होते हैं, वहां डेमोक्रेटिक कंट्री वो अपने आप को बोलते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि वहां पे मेन पावर मिलिट्री के पास है। मिलिट्री चाहे किसी भी टाइम पे कोई भी डिसीजन चेंज कर सकती है। 1 पर्सन रूल, और जहां पे ये 1 पर्सन रूल होता है, इस 1 पर्सन रूल को हम मोनार्की भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्योंकि आने वाली क्लासेस में हमारे पास ये वर्ड भी आएगा, मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है बेसिकली किंग रूल, जैसा पुराने टाइम में हमारी कंट्री में भी हुआ करता था कि एक राजा होता था। वो राजा जो भी डिसीजन लेता था अपने बेस पे लेता था, वो उसकी चॉइस होती थी, वो किसी से सलाह ले सकता था। बट बेसिकली ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट चलाने के लिए जो भी डिसीजन की मेन पावर थी वो सिर्फ उसके पास थी। वो डेमोक्रेसी की तरह नहीं होता, ठीक है। तो यहां से वर्ड आया डेमोक्रेसी के साथ ऑटोक्रेसी। तो क्रेसी जहां भी वर्ड आता है, बेसिकली किसकी बात हो रही होती है? इट इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि सरकार कैसी चल रही है? लोगों के द्वारा चल रही है, एक व्यक्ति के द्वारा चल रही है, मिलिट्री के द्वारा चल रही है। तो यहां से आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी में किस पावर की बात हो रही है, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्स्ट केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। अब ये बेल्जियम कंट्री को पहले देख लेते हैं, बेल्जियम कंट्री है क्या। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप वाक्य में ही
टॉप स्कोर करना चाहते हैं एसएसटी के अंदर, तो एक चीज जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी वो है मैप्स। चाहे वो मैप इंडियन हो, चाहे वो मैप वर्ल्ड हो, आप डेली 5 से 10 मिनट अगर मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। अब आप कहोगे सर मैप वर्क तो थोड़ा बहुत ही होता है, वो तो थोड़े मार्क्स का आएगा। मैं सिर्फ मार्क्स लेने के लिए मैप वर्क की बात नहीं कर रहा। मैप वर्क हमें इसलिए करना है क्योंकि जब हम मैप्स के थ्रू रिवर्स पढ़ते हैं, माउंटेन्स पढ़ते हैं, नेबरिंग कंट्रीज पढ़ते हैं, कुछ भी हम अगर मैप के थ्रू कवर करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज, आपके पास सब कुछ आने वाला है। अगर हम मैप के थ्रू स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो बेस है वो अच्छा तैयार हो जाता है और हमें चीजों को रटना नहीं पड़ता, वो मैप के थ्रू हमें ऑटोमेटिकली याद रह जाती हैं। क्योंकि हमने यहां पे बेल्जियम की केस स्टडी करनी है, तो हम देखते हैं कि बेल्जियम है कहां। पहले मैंने आपको यहां पे बेल्जियम दिखा रखा है, आप लेफ्ट इमेज में देख सकते हैं। यूरोप के अंदर एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। ये इतनी छोटी है कि जो इसका एरिया है वो इक्वल है हमारी सिर्फ एक हरियाणा की स्टेट के, यानी कि ये सिर्फ हरियाणा का जितना एरिया है, जितनी हमारे इंडिया की एक छोटी सी स्टेट है, उतनी बेल्जियम है ये, और बेल्जियम एक कंट्री है। अब बेल्जियम की कंट्री को थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है, राइट हैंड साइड वाली इमेज में देख सकते हो आप बेल्जियम कंट्री। अब यहां से हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ ही कवर करवा देता हूं। आप देखोगे बेल्जियम के साथ जो जो नेबरिंग कंट्रीज है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन किस पे बनते हैं कि बेल्जियम के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है हमारे पास क्या है, नीदरलैंड। ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ में हमारे जो टच कर रहा है वो जर्मनी है। इस साइड हमारे पास नीचे फ्रांस है और उसके नीचे ये छोटी सी कंट्री क्या है, लग्जमबर्ग। तो आपको याद रखना है, आप क्या किया करो कि एक बेल्जियम को सेंटर में ड्रा कर लो। जब भी चीजें याद करनी होती हैं तो आप उनको खुद ड्रा कर लिया करो। आप ड्रा कर लो कि उसके नॉर्थ साइड में हमें कौन देखने को मिल रहा है, नीदरलैंड। सिर्फ याद करने के लिए आप ड्रा कर सकते हो। उसके राइट साइड में हमें जर्मनी देखने को मिल रहा है। उसके साउथ वाली साइड हमें लग्जमबर्ग देखने को मिल रहा है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमें फ्रांस देखने को मिल रहा है। तो ये चार कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज के आपने नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या लग्जमबर्ग। इसमें से दो नाम तो आपको बिल्कुल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कौन कौन से, फ्रांस और जर्मनी। बिकॉज ये जो बेल्जियम कंट्री है यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी हैं और जर्मन स्पीकिंग लोग भी हैं, तो जर्मन से जर्मनी और फ्रेंच से फ्रांस याद रहेगा। खैर ये चीजें चैप्टर में आगे आने वाली हैं, तो हम बढ़ते हैं केस स्टडी ऑफ बेल्जियम की ओर। तो बेल्जियम है क्या, ठीक है, बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। देखो पहली बात, बेल्जियम में जैसे यहां पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, जो येलो रीजन यहां पे है, ये कौन सा रीजन है, इसको क्या बोल दिया गया है कि ये फ्लेमिश रीजन है। ये कौन सा रीजन है, फ्लेमिश रीजन है। आपके पास कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में बताओ। यहां पे वर्ड क्या आया है, एथनिक कंपोजिशन, यानी कि जातीय बनावट। ठीक है, जातीय बनावट क्या होती है इसके बारे में मैं अभी आपको समझाता हूं। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह डिवाइड हो रखा है। ऊपर है हमारे पास फ्लेमिश रीजन, यहां पे बीच में ये जो छोटी सी दिख रही है ये बेल्जियम की कैपिटल यानी कि राजधानी है, और इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल का नाम हमारे पास है ब्रसेल्स। क्या नाम है, ब्रसेल्स। और जो नीचे वाला रीजन हमें रेड कलर में दिख रहा है, ये रीजन है बेसिकली वेलून रीजन, या फिर इसको वेलोनिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, वेलोनिया भी बोल देते हैं। और ये जो थोड़ा सा एरिया हमें यहां पे दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि हमारे जो राइट हैंड साइड में है बेल्जियम के, जर्मनी हमें दिख रहा है, तो यहां पे कौन से लोग हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। कौन से लोग हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड हमें पता है फ्रांस था, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है कि ये जो रेड वाला रीजन हुआ यानी कि वेलोनिया रीजन, यहां पे कौन से लोग हैं, यहां पे सारे के सारे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। यहां पे सारे के सारे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। और ऊपर जो फ्लेमिश रीजन है, क्योंकि उसके ऊपर नीदरलैंड पड़ता है, यहां पे हमें पता है क्या पड़ता है, नीदरलैंड पड़ता है। और नीदरलैंड में जो लैंग्वेज ज्यादातर बोली जाती है वो डच होती है, तो इसलिए फ्लेमिश रीजन में कौन से लोग हैं, डच स्पीकिंग लोग हैं, यानी कि जो डच भाषा को ज्यादा बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल कहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं, नॉर्थ में, नीदरलैंड यानी कि डच स्पीकिंग लोग। अब आपको कैसे याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि देखो फ्लेमिश
में भी एफ आता है और फ्रांस में भी एफ आता है। तो याद रखना कि दोनों एफ कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। इससे आप याद रख सकते हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर्स में आपसे पूछ सकता है कि फ्लैमिश रीजन में कौन सी मेजोरिटी में या कौन से लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। तो वहां पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। ठीक है, कौन से लोग रहते हैं? डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। अब बात ये आती है, हमने पढ़ लिया कि यहां पे डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। अब हम देखते हैं, ये जो हमने पढ़ा बेसिकली ये क्या है? एक तरह का सोशल डिवीजन है, यानी कि सामाजिक बंटवारा है। ये हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? सोशल डिवीजन पढ़ा, यानी कि सामाजिक बंटवारे के बारे में हमने यहां पे पढ़ा। अब ये सामाजिक बंटवारे में आपको एक चीज याद रखनी है, ये सामाजिक बंटवारा बेसिकली किस बेसिस पे हो रहा है? लैंग्वेज के बेसिस पे ही हो रहा है, क्योंकि हमने यहां किसकी बात की है? लैंग्वेज यानी कि भाषा की बात की है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग है, तो वो लैंग्वेज की बात हो रही है, जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज की बात हो रही है, फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज की बात हो रही है। यानी कि ये जो सारा डिवीजन बेल्जियम का हो रखा है, वो सारा किस बेसिस पे हो रखा है? लैंग्वेज के। तो एथनिक कंपोजिशन की बात यहां पे आती है, तो इस एथनिक की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी। एथनिक डिवीजन या फिर एथनिक कंपोजिशन क्या है? बेसिकली एक सोशल डिवीजन है, यानी कि एक सामाजिक बंटवारा है। किस बेसिस पे है? जैसे कुछ लोग होते हैं जो सेम कल्चर के होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि उनका जो कल्चर है वो सेम है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों की अगर लैंग्वेज मैच करती है, तो एक भीड़ में वो पहले किनको ढूंढना पसंद करेंगे? जो उन्हीं की लैंग्वेज बोलता है, क्योंकि उनको वहां पे एक अपनापन सा फील होता है, यानी कि उनको लगता है कि यार ये मेरे जैसी लैंग्वेज बोल रहा है, तो ये मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो एक तरह के सेम कल्चर वाले लोग जब अलग रहने लग जाते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि सभी कल्चर के लोग बढ़ चुके हैं, यानी कि ये एक तरह का एथनिक डिवीजन हो गया है। ठीक है, तो सेम कल्चर के बेस पे हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा फिजिकल अपीयरेंस, मान लो कलर की बात कर लो या किसी और लुक्स की बात कर लो, जैसे जो अंग्रेज लोग होते हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं, और कई तरह की कम्युनिटी है इस वर्ल्ड में। जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं जिनका ब्लैक कलर होता है, वो ज्यादातर एक जैसे दिखते हैं, यानी कि वहां का फिजिकल अपीयरेंस अलग है। अगर वो किसी और कंट्री में जाएं तो वो ज्यादातर खुद के लोगों जैसे, जो खुद के उनके साथ के लोग दिखते हैं, उनके साथ रहना पसंद करेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं कि एथनिक डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। और भी एथनिक डिवीजन कई बेसिस पे हो सकता है, जैसे अभी हमने बेल्जियम में पढ़ा कि एथनिक डिवीजन किस बेस पे हो रखा है? लैंग्वेज यानी कि भाषा के बेस पे हो सकता है। तो एथनिक डिवीजन के कई तरीके हैं, कई तरीके से एथनिक डिवीजन यानी कि सोशल डिवीजन हो सकता है, जातीय बनावट हो सकती है। याद रखना यहां पे जातीय की बात हम इंडियन कास्ट की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम उस जात की बात नहीं कर रहे जिसको हम इंडिया में बोल देते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, यहां पे हम जातीय बनावट किस बेस पे देख रहे हैं? या तो कल्चर के बेस पे देख रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे देख रहे हैं, लैंग्वेज, और भी कई कारण हो सकते हैं, बट इसमें रिलीजन एक कारण हो सकता है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि धर्म जो है वो एक कारण हो। मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिलीजन यानी कि धर्म, और या तो हमारा क्या हो सकता है? रिलीजन, धर्म, या फिर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही कंट्री के लोग हो, वो कहीं के भी हो सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वो अपने कल्चर के लोगों के साथ रह सकते हैं, अपनी लैंग्वेज के बेस पे दूसरों से अलग रह सकते हैं। तो एथनिक डिवीजन कहीं भी हो सकता है, उसमें हम हमेशा यही नहीं कहेंगे कि वो हमेशा धर्म के आधार पर ही होगा, वो किसी भी आधार पर हो सकता है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया, हमने बेसिक पढ़ लिया कि बेल्जियम का डिवीजन कैसे हो रखा है। अब हुआ क्या, स्टोरी क्या कहती है, स्टोरी हम समझेंगे। हुआ ये कि जो फ्लेमिश रीजन में हमारे कौन से लोग हैं जी? डच स्पीकिंग लोग हैं। ठीक है, सारी कंट्री में जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो कितने परसेंट है? वो हमारे पास हैं 59%। ठीक है, 59% हमारे कौन से लोग हैं? डच स्पीकिंग लोग हैं। और जब बात आती है हमारी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की, तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं हमारे 40%। 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं कि 59% हमारे पास क्या है? डच स्पीकिंग। 40% हमारे सारी कंट्री में क्या है? फ्रेंच स्पीकिंग। और जो 1% लोग हैं वो हमारे पास कौन है? जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। पूरी अगर हम कंट्री की बात करें, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरी की पूरी बेल्जियम कंट्री में।
होल बेल्जियम कंट्री। बट अगर हम बात करें सिर्फ कैपिटल की, तो अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? ब्रजल्स की। कैपिटल में अगर हम बात करें तो वहां पे उल्टा है, वहां पे 80% लोग तो हैं फ्रेंच स्पीकिंग और सिर्फ 20% लोग हैं डच स्पीकिंग। तो याद रखना कि कैपिटल में एकदम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि 59% डच हैं। 59% डच हैं, मतलब डच यहां पे क्या है? मेजोरिटी में है। मेजोरिटी हम बोल देते हैं बहुसंख्यक, यानी कि जो लोग ज्यादा संख्या में हैं, बहुसंख्यक लोग। और यहां पे जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, यहां पे मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं जो मेजोरिटी में हैं। ठीक है, यानी कि बहुसंख्यक है, ज्यादा संख्या में है। अब हुआ क्या कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, दे वर रिच एंड पावरफुल। इनको सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि जो रिच और पावरफुल होता है सबसे पहले फैसिलिटीज उसको मिलती है। अब जब कंट्री में जो डच स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने देखा कि यार हम मेजोरिटी में हैं, हम इतने सारे लोग हैं, फिर भी हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं वो लेस फैसिलिटीज हैं कंपेयर टू जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। तो ये जो डच स्पीकिंग लोग थे, इनको ये बात बहुत हर्ट कर रही थी। इसके कारण इनमें क्या आनी शुरू होगी? इनके अंदर हेट्रेड आना शुरू हो गया, नफरत आनी शुरू होगी। किनको लेके? जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। दूसरी तरफ ये जो मामला था और ज्यादा खराब कहां पे था? कैपिटल में था, क्योंकि एक तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग पहले ही रिच एंड पावरफुल थे, अमीर थे। दूसरी चीज, फ्रेंच जहां कैपिटल की बात आई, कैपिटल में वो थे भी मेजोरिटी में, यानी बहुसंख्यक थे। तो इन चीजों से टकराव आना शुरू हो गया। किस किस के बीच में? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में टकराव आना शुरू हो गया। अब इस टकराव को खत्म करना था इसको। अब ये 1950 से 1960s की बात है, जब डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं? डच वर्सेस फ्रेंच। ठीक है, ये एक तरह का क्या खड़ा हो गया? कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि विवाद खड़ा हो गया दोनों में। ठीक है, कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनको इतनी फैसिलिटीज, उनको एजुकेशन में फैसिलिटीज, गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटीज इतनी ज्यादा क्यों मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही? इस चीज का सॉल्यूशन फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों ने लड़के नहीं निकाला, बल्कि एक दूसरे का साथ देके निकाला। तो हम देखते हैं कि इन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाला। इस चीज के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या निकाला? बेल्जियन मॉडल निकाला। क्या निकाला? बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल में इन्होंने क्या किया, क्यों निकाला, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना ताकि सभी के सभी लोग देश में एक साथ मिलजुल के रह सकें। ठीक है, किसी के बीच में भी कोई लड़ाई ना हो। तो यानी कि ये क्या कह रहे थे? डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, इन्होंने क्या किया? आपस में एक तरह का क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया कि हम लड़ेंगे नहीं, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि ना तो कोई वार हो, कोई हमारे बीच में वॉर ना हो, एक दूसरे को इज्जत दी जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए एक दूसरे को, और एक दूसरे को इक्वल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां पे आपको समझ आ गया कि बेल्जियन मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। अब बेल्जियन मॉडल के अंदर जो मेन चीज हमारे पास आती है वो हम देख लेते हैं। यहां पे बात किसकी हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। ठीक है, संविधान की बात हो रही है। तो बेल्जियन मॉडल में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, यानी कि कुछ रिटर्न में रूल्स बना दिए। वो रूल्स क्या कहते थे कि जो सारी कंट्री की गवर्नमेंट होगी, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे जो बेल्जियन गवर्नमेंट होगी, या फिर जो बेल्जियम की जो जनरल गवर्नमेंट होगी, जनरल गवर्नमेंट हम बोल देते हैं पूरी कंट्री की गवर्नमेंट को जनरल गवर्नमेंट, या फिर और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको बोल देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और आपको पता है इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? बीजेपी का रूल चल रहा है जो। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि वो क्या होता है। सो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो क्या कह रहे थे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे कंट्री की बनेगी, उसमें जितने डच लोग होंगे उतने ही फ्रेंच होंगे। वैसे हमें पता है कि 59% जो हैं वो डच स्पीकिंग हैं
पूरी कंट्री की अगर बात करें तो 40% कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग है। बट उन्होंने कहा जब गवर्नमेंट बनेगी तो इसका मतलब ये नहीं डच ज्यादा है तो डच ज्यादा होंगे गवर्नमेंट में भी, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए। ठीक है, कितने मिनिस्टर होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, तभी हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और मिलजुल के काम कर पाएंगे। दूसरा बेल्जियन मॉडल की मेन चीज क्या थी कि अगर देश में कोई स्पेशल लॉ पास होती है, ठीक है, तो हर लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, यानी कि लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर कोई स्पेशल लॉ पास होती है, कोई कानून पास होता है सारी कंट्री में, तो सबसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ डच लोगों से पूछ लो या फ्रेंच से पूछ लो, सभी के सभी मेंबर से, चाहे वो डच हैं फ्रेंच हैं, सबका एग्रीमेंट लिया जाएगा। एग्रीमेंट ऑफ ऑल लैंग्वेज ग्रुप्स, सभी के सभी जो लैंग्वेज ग्रुप हैं सबका एग्रीमेंट देखा जाएगा। और क्या था बेल्जियन मॉडल में, बेल्जियन मॉडल ने कहा कि जो दो स्टेट हैं, क्योंकि इतनी पूरी कंट्री में सिर्फ एक गवर्नमेंट रूल करेगी तो वो उतना सक्सेसफुली शासन नहीं कर पाएगी, उतना अच्छे से शासन नहीं कर पाएगी, इसलिए स्टेट्स जो हैं इनकी सेपरेट गवर्नमेंट होगी। यानी कि जो ऊपर का रीजन है हमारा, ठीक है, और जो नीचे का रीजन है, यानी कि जो हमारा फ्लेमिश रीजन है और जो हमारा वेलोनिया रीजन है, यहां की क्या होंगी, सेपरेट गवर्नमेंट्स होंगी। ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट्स, यहां की अपनी गवर्नमेंट्स होंगी, उन गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ पावर्स होंगी। ठीक है, उन गवर्नमेंट्स में भी कुछ पावर्स ऐसी होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर भी होंगी, मैनी पावर इक्वल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अलग अलग उनकी गवर्नमेंट होगी। अगर हम उनकी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट बना सकते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिवली शासन कर पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी लैंग्वेज वाले ग्रुप है, आपके मोहल्ले में सिर्फ आपकी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे मोहल्ले का ऐसा लीडर आपके मोहल्ले का लीडर उसको बना दूं जिसको आपकी लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, तो आपको, जैसे आप सारे यहां पे हिंदी बोलते हैं और वो सिर्फ इंग्लिश ही बोल पाता है, तो आपको क्या वो आपको अच्छे से समझ पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बेल्जियन मॉडल में कुछ ऐसा डालते हैं कि अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट भी हो, ताकि वो वहां के लोगों को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से रूल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बेल्जियन मॉडल में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां पे भी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी और वहां पे भी दोनों कम्युनिटी यानी कि डच और फ्रेंच लोग क्या होंगे, सेम होंगे। अब आप कहोगे सर जर्मन की बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो 1% ही है सिर्फ, इसलिए यहां पे हम जर्मन स्पीकिंग लोगों की ज्यादा बात नहीं कर रहे। तो ब्रसेल्स में भी, ब्रसेल्स जो वहां की कैपिटल है, यहां में भी क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दोनों के दोनों, यानी कि डच स्पीकिंग के भी और फ्रेंच स्पीकिंग के भी। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन पता क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहां पे 80% हमारे पास फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% हमारे पास डच स्पीकिंग है, ठीक है, 80% फ्रेंच है, डच 20% डच है, तो फ्रेंच लोगों ने ये बात क्यों मान ली कि भाई हम तो इतने ज्यादा हैं, फिर भी उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम लोग इतने ज्यादा तो हम ही गवर्नमेंट बना लेते हैं। वो इसलिए बिकॉज जब हम कंट्री की बात कर रहे थे, हमने देखा था कि वहां पे डच लोग ज्यादा थे, फिर भी उन्होंने आपस में क्या किया, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया। तो यहां पे फ्रेंच लोगों को भी इसीलिए एग्रीमेंट करना पड़ा कि जितने आपके मेंबर होंगे उतने ही हमारे मेंबर होंगे। और लास्ट चीज जो बेल्जियन मॉडल में थी वो ये थी कि देयर विल बी ए कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑल्सो, यहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी वो वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी कि फ्रेंच लोग अपना लीडर चुनेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेंगे, डच लोग अपनी चुनेंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि उनके पास जो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू हैं उससे रिलेटेड पावर हो। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है उसके पास किस किस सब्जेक्ट को लेके पावर्स थी, तो आप कहोगे कि कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो आज की क्लास में हमने देखा
कि बेल्जियम का एथनिक डिवीजन कैसे हुआ था। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे श्रीलंका का एथनिक डिवीजन, वहां की प्रॉब्लम्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि वो श्रीलंका का जो केस था वो बेल्जियम से कैसे अलग होगा, और उसके बाद हम पावर शेयरिंग में फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज का वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। तो हमने क्या देखा, बेल्जियम जो है वो अलग अलग स्टेट्स में और एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट में कई तरह की गवर्नमेंट वहां पे बन चुकी है। उन गवर्नमेंट को भी डिटेल में हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप इस वीडियो को 3 या 4 बार देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आपको रिवीजन की भी शायद ही जरूरत पड़े। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जाके उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए ये भी मैं फर्दर क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।